चलो अब देखते हैं आगे। अपन ने डेंसिटी तक के देख लिए थे ना। अब देखते हैं आगे की कहानी। सॉलिड के जो होते हैं दो टाइप होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है तुम्हारा एमरफॉस सॉलिड। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। मैं अलग तरीके से शुरू करता हूँ और अलग खत्म भी अलग इस पे होगा। मतलब वो जिस पैटर्न की आदत होगी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे ना। और वही से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। वो कवर हो गया तुम्हारा। अब थ्योरी वाला पोर्शन है तो थ्योरी मेरे साथ साथ में लिखते चलो। तो देखते हैं क्या रहेगा। सॉलिड क्या है। सॉलिड। सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के। एक रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड तो एक रहेगा आपका एमोर्फस सॉलिड। क्या है। एमोर्फस सॉलिड। ये जो दो टाइप बने हैं किसके बेसिस पे बने। डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन सॉलिड। किसके आधार पे। डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ सॉलिड। मतलब उस सॉलिड के जितने भी आइटम है उसकी अरेंजमेंट कैसी है उसके आधार पे सॉलिड के दो टाइप है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड तो एक है तुम्हारा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है ना। इसी एमोर्फस सॉलिड को क्या बोलते हैं और दो तीन नाम है इसके। इसको नॉन क्रिस्टलाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। या फिर इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड। नकली सॉलिड। क्या बोलते हैं। नकली सॉलिड। सूडो सॉलिड। और इसका नाम दिया जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या दिया जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अब ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों होते हैं ये भी बताऊंगा आपको कि इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं करके। किसे। एमोर्फस सॉलिड को। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल देखना है तो हमारे लिए क्या रहेगा। जैसे नमक हो गया NaCl KCl AgCl AgBr। ये सब क्या रहेंगे तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो तुम्हारी रेती होती है। नहीं रेती भी मोस्टली क्रिस्टलाइन होती है। एमोर्फस में कौन जाएगा। कांच। ग्लास है ना तुम्हारे। वो कांच। कांच के ग्लास वगैरह सब किस में जाएंगे। वो भी सॉलिड है लेकिन कैसे एमरफस सॉलिड। कैसे एमरफस सॉलिड। रियल सॉलिड है क्या वो। नहीं कैसे नकली सॉलिड। तो नकली मतलब क्यों है क्योंकि ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। आई यहां तक बात समझ में। तो पहले समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेगा और एमरफस सॉलिड क्या रहेगा ये मैं अरेंजमेंट से बता रहा हूँ। अपन ने जितने भी अरेंजमेंट अभी तक पढ़े थे वो मैंने किसके पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड की। किसके पढ़ा था। क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अरे यही तो रियल सॉलिड है ना। ये कैसा ये तो नकली है। नकली सॉलिड को बल्कि क्या करोगे तुम। तो रियल सॉलिड की अरेंजमेंट अपन ने पढ़ ली थी। किसकी पढ़ ली थी। क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो अरेंजमेंट थी वो क्या चल रही थी तुम्हारी। एक फिक्स पैटर्न को फॉलो कर रही थी ना। चार आइटम ऊपर है तो बराबर चार आइटम नीचे फिर चार आइटम उसके नीचे फिर चार आइटम उसके नीचे। ऐसा तो नहीं है पहले लेयर में चार आइटम आ रहे तो दूसरे में दो ही आ रहे फिर एक आ गया फिर और तीन आ गए फिर और चार आ गए। ऐसी अरेंजमेंट थी क्या। नहीं। तो जहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट आ रही है डिफाइनेट इंटरवल के बाद में एटम्स अपने अरेंजमेंट को रिपीट कर रहे हैं तो उसी अरेंजमेंट को क्या बोलता हूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो बनाते हैं। तो इन दोनों को डिस्टिंग्विश पैटर्न में पढ़ते हैं। 2 मार्क के लिए आता है तुम्हें। तो डिस्टिंग्विश पैटर्न में पढ़ते क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड दोनों को। लिख लेंगे यहां तक। तो देखो इधर लिखेंगे अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिस्टिंग्विश पैटर्न में लिख रहा हूं है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन नहीं लिखते थे क्या अपन उस पैटर्न में लिख रहा हूं। तो तुम्हारे कॉपी में भी वैसे ही लिखना आप लोग। इधर में रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड तो इधर में रहेगा आपका एमोर्फस सॉलिड। क्या रहेगा एमोर्फस सॉलिड। ठीक है।
ये क्या रहेगा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। आगे बात समझ में? यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चल भग। ठीक है, तो देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा रहेगा। ठीक है ना? तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेगा तुम्हारा, एक ऐसा सॉलिड जिसमें जो भी तुम्हारे एटम रहेंगे उसको मैं कैसे अरेंजमेंट करके रखाऊं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में अरेंजमेंट करके रखो। फॉर एग्जांपल इधर ध्यान दो, लिखो मत अभी। मान लेते ये एटम है आपका, ये एटम है आपका, ठीक है ना? ये दूसरा एटम है, ये फिर और दो एटम आ गए इसी लेयर में। ठीक है, फिर ये चार है तो ये चार से और चार आ गए इसी लेयर में। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, अब सिस्टमेटिक दिख रहा है। इसको रखा देखो बरा, ये पहली लेयर थी, ये क्या है तुम्हारी दूसरी लेयर है। अब जैसी पहली लेयर है वैसी क्या है तुम्हारी दूसरी लेयर है। तो इसको मैं कैसे रख रहा हूँ, जस्ट इसके नीचे रख रहा हूँ। है, अब ये जो दूसरी लेयर आई है इसके नीचे भी तो लेयर रहेंगी। तो देखो इसके नीचे ये लेयर आ रही है मान लेते हैं। तो देखो तीसरी लेयर भी वैसी आ रही है, चौथी लेयर भी वैसी आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं बोल सकता हूँ जैसी पहली लेयर है वैसी ही दूसरी लेयर आ रही है, वैसी ही तीसरी लेयर आ रही है, वैसी तुम्हारी चौथी भी लेयर आ रही है। अरे आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो मैंने अरेंजमेंट करा है किसकी, एलिमेंट्स के मतलब एटम की, तो ये अरेंजमेंट क्या कर रही है, रेगुलर पैटर्न को फॉलो कर रही है कि एक एटम को दूसरा एटम चिपका रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बराबर चार ही रहेगा। देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर चार आ रहा है, अलग अलग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ऐसा सॉलिड जिसके अंदर में जो अरेंजमेंट रहेंगी किसके एटम्स की, वो रेगुलर पैटर्न में रहेंगी। किस में रहेंगी? रेगुलर पैटर्न में रहेंगी। और यही पैटर्न क्या रहेगा ओवरऑल उस क्रिस्टल के अंदर फिक्स रहेगा, चेंज होने वाला नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं अपन, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब काफी दूर तक के भी देखोगे तो यही अरेंजमेंट रहेंगी तुम्हारी, अरेंजमेंट चेंज होने वाली है क्या? नहीं। तो ऐसे सॉलिड को बोलता हूं मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्या लिखेंगे, अ सॉलिड इन विच, अ सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखो ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, इसके अंदर एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। एटम एटम के अरेंजमेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल सिल्वर लिया आपने, तो सिल्वर में क्या रहेंगे, सिर्फ सिल्वर के एटम रहेंगे। अगर आपने NaCl सॉलिड लिए तो उसमें क्या रहेगा, Na प्लस भी रहेगा, Cl माइनस भी रहेगा। और अगर आप मान लेते कि आपने आइस लिए, तो आइस में क्या रहेंगे, H2O के मॉलिक्यूल रहेंगे। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो सकता है तुम्हारा, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है ना? A solid in which constituent particles arranged in regular particles arranged in regular fashion and and in such solids there is long range order of particles। मतलब ये जो फैशन रहेगा तुम्हारा, ये क्या रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखो इसके बाद में तीन आइटम देखो, उसके बाद के तीन आइटम देखो, उसके बाद के तीन आइटम देखो, आपको पैटर्न क्या दिखेगा, सेम दिखेगा, पैटर्न चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसी सॉलिड को क्या बोलता हूं मैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलते हैं अपन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एमोर्फस में कैसे रहेंगे सर, तो देखो एमोर्फस बना लेते हैं।
तो देखो बर, ये जो अरेंजमेंट है ये भी सॉलिड ही तो है, एटम थोड़े नजदीक नजदीक दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या तुमको? पैटर्न दिख रहा है क्या? नहीं। ये तो वही कहानी होगी, कैसे भी एटम को मैंने रख दिया, और वही है ना, एटम को मैंने क्या रख दिया, कैसे भी रख दिया। कोई रेगुलर फैशन को फॉलो कर रहा है क्या? एक डिफाइनेट अरेंजमेंट है क्या? नहीं। इसमें क्या है, डिफाइनेट अरेंजमेंट है, इसमें डिफाइनेट अरेंजमेंट नहीं है। तो बोल सकता हूँ एक ऐसी सॉलिड की अरेंजमेंट जिसमें जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो डिफाइनेट नहीं है, वो रेगुलर नहीं है, वो किसी फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, ऐसी अरेंजमेंट को क्या बोलता हूँ मैं? और ऐसी अरेंजमेंट कंटेनिंग सॉलिड को क्या बोलता हूँ? एमरफस सॉलिड। क्या बोलते हैं? एमरफस सॉलिड। तो इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन के। इसमें क्या रहेगा, डायमंड बहुत हार्ड होता है ना, NaCl, CaCO3, कैल्साइट क्रिस्टल, ये टाइल्स वगैरह, ठीक है। सोडियम, सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, ग्राफाइट, एक्सेट्रा, ये सभी क्या रहेंगे तुम्हारे, आइस भी आता है इसमें, ये सभी क्या रहेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो एमोर्फस की डेफिनेशन क्या हो जाएंगे तुम्हारी? A solid in which constituent particles are randomly arranged with no regular pattern। अब देखो रेगुलर पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है कि एटम चिपक के 3 एटम, तो इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे दिख सकता है तुमको। तो क्या रहेगा, वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट। मतलब अरेंजमेंट तो है लेकिन कैसी है, बहुत शॉर्ट रेंज में एटम अपनी अरेंजमेंट को रिपीट करेंगे, कंटिन्यू रिपीट करते जाएंगे क्या? नहीं। अरे जैसे देखो ना, अपन स्कूल में प्रेयर के लिए जब लगते थे, जब प्रेयर चालू है तब अरेंजमेंट कैसी थी, किस लाइन, प्रेयर चालू होने के पहले, प्रेयर चालू होने के खत्म होने के बाद की अरेंजमेंट कैसी है, एमॉर्फस। कुछ फिक्स है क्या? नहीं है। लड़कों के लाइन में लड़कियां हैं, लड़कियों के लाइन में लड़के हैं, है कि नहीं है? कैसा भी हो जाता है, छोटा आगे रहना चाहिए तो छोटा सबसे पीछे चले जाता है कभी कभी, फिर मास्टर उसको झड़प झड़प के कहाँ लेके आता है, आगे लेके आता है, ताकि अरेंजमेंट कैसी हो पाए, अच्छी हो पाए। तो प्रेयर के समय की अरेंजमेंट क्या है, क्रिस्टलाइन। प्रेयर के पहले प्रेयर के बाद में क्या है, एमॉर्फस। तो इसका क्या रहेगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल रहेगा ग्लास, रबर, और क्या रहेगा, प्लास्टिक, एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो देखो ये मैं बोल सकता हूँ ये हार्ड होते हैं, लेकिन ये उतने हार्ड होते हैं क्या? नहीं। ग्लास उतना हार्ड होता है क्या? ऐसे फेंकोगे टूट जाएगा। नमक का एक दाना ऐसा नीचे फेंक के देखो ब्रो, टूटता है क्या? नमक का एक दाना, कांच टूटता है, रबर ऐसे खींचोगे तो टूट जाएगा, और प्लास्टिक का क्या ही बोले। आई बात समझ में? ठीक है। अब देख लेते दूसरी कहानी, दूसरा पॉइंट। ये हो गया पहला पॉइंट, पहला पॉइंट दोनों के क्या हो गया, डिफिनेशन। दूसरा, दूसरा देखो, अगर आप मेल्ट करते हो, क्या करते हो, मेल्ट, तो मुझे पता है NaCl का भी कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट आता है, CaCO3 का भी कुछ ना कुछ मेल्टिंग पॉइंट आता है, सोडियम का भी आता है, सिल्वर का भी आता है, ग्लास का आता है क्या कुछ मेल्टिंग पॉइंट, रबर का आता है क्या कुछ मेल्टिंग पॉइंट, और जो तुम्हारा प्लास्टिक है उसका आता है क्या मेल्टिंग पॉइंट? नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे उसका क्या रहेगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट आएगा, साथ ही साथ में उसकी डिफाइनाइट वैल्यू भी रहेंगी। लेकिन इसका एग्जैक्ट कोई मेल्टिंग पॉइंट आता है क्या? जैसे पानी का आप बताते हो, सॉरी आइस का मेल्टिंग पॉइंट बना सकते हैं अपन, बता सकते हैं, लेकिन क्या मैं रबर का मेल्टिंग पॉइंट बता सकता हूँ? रबर जरूरी है कि उसी टेम्परेचर पे मेल्ट होगा करके? ये क्या है, एक टेम्परेचर रेंज रहेंगी उसके अंदर रबर मेल्ट होता है,
एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो मैं बोल सकता हूँ जो तुम्हारे क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? शार्प भी रहेगा और डिफाइनाइट भी रहेगा। लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिफाइनाइट नहीं रहेगा, एक रेंज में आएगा। किस में आएगा? रेंज में। मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रबर पिघल रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? एक रेंज में आएगा ना। लेकिन ऐसा थोड़ी कि नमक पिघलेगा कहाँ पे? एग्जैक्टली 800 डिग्री सेल्सियस ही क्या आता है नमक का मेल्टिंग पॉइंट आता है NaCl का। आपकी 10th की कॉपी में लिख के भी दिया था। किसका? इसका, NaCl का। कितना आता है? 800 डिग्री सेल्सियस। मतलब 800 डिग्री सेल्सियस के बाद में अगर आप नमक को देखते हो NaCl को, तो किस में रहेगा? लिक्विड के रूप में। और 799 पे देखते हैं तो ये मेल्ट होना चालू करने का रहता है। एग्जैक्टली कहाँ चालू करता है? 800 डिग्री सेल्सियस पे। है बात बरोबर? तो बोल सकता हूं मैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेंगे उसका क्या रहेगा? शार्प एंड डिफाइनाइट मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट रहेगा क्या? नहीं। तो क्या रहेगा? दूसरा, crystalline solid have this type of solid have this solid have sharp and definite value of melting point। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या आएगा? उसके एक फिक्स वैल्यू आएंगे। जैसे NaCl है उसका कितना आता है? 800। आइस का कितना आता है? 100 की 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ना। लेकिन इनका रहेगा क्या? दिस सॉलिड मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो मैं लिख सकता हूं दिस सॉलिड्स मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब T1 से शुरू होगा तो T2 तक ये मेल्ट होगा। तो T1 से T2 क्या रहेगा? वो रेंज रहेंगी ना। अब ये 25 है, ये 30 हो सकता है, 25 से 30 के बीच में मेल्ट हो रहा हो। लेकिन इसका वैसा है क्या? नहीं। 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना चालू हुआ था, 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होकर खत्म हो जाएगा। 801 पे किस में रहेगा तुम्हारा? ये लिक्विड में रहेगा। ठीक है। इसकी कहानी है क्या? वैसे नहीं। T1 के पहले लिक्विड में था, T2 के बाद में क्या है? ये अपना T1 के पहले सॉलिड में था, T2 के बाद में क्या है? लिक्विड में। मतलब T1 से T2 के बीच में क्या था? ट्रांजिशन शो कर रहा था। तो वही क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट, जहां पे सॉलिड लिक्विड दोनों क्या रहेंगे? इक्विलिब्रियम में। तो एक फिक्स टेम्परेचर आ रहा है क्या? नहीं। क्या आ रही? रेंज आ रही है तुम्हारी। तो वैसे किसकी रहेंगी? प्लास्टिक की कहानी है, रबर की कहानी है, और किसकी है? ग्लास की भी। ठीक है। अब देखते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? अनआइसोट्रोपिक इन नेचर। कैसे होते हैं? अनआइसोट्रोपिक। और ये क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो समझते हैं। अनआइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक इज डिपेंड्स ऑन दी नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ डायरेक्शन। एक फिक्स डायरेक्शन में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आ रहे हैं। तो देखो, मान लेते हैं इसके लिए आपकी कॉपी में एक एक्टिविटी दी है। तो देखो, मैं इस डायरेक्शन में देखो कितने आ रहे हैं? 4 पार्टिकल आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में भी देखता हूँ कितने आ रहे हैं? 4 पार्टिकल आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में देखता हूँ कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल। इसमें भी कितने आ रहे हैं? 4। इसमें भी कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं ना। इसमें कितने आ रहे हैं तुम्हारे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के करीब करीब आ रहे हैं। है बात बरोबर? इस डायरेक्शन में देख लेते कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ अलग अलग डायरेक्शन में अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में देखूँ, नंबर ऑफ एटम क्या आ रहे हैं? अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ एटम पे डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएंगी? अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएंगी। रहेंगे कि नहीं आएंगे? अगर मैं मान लेता हूँ ये ए बी है, ए बी, ये सी डी है, ये ई एफ है, ये जी एच है। तो मान लेता हूँ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। है कि नहीं है? तो मान लेता हूँ ये सभी के सभी चार्ज पार्टिकल हैं। NaCl है मान लेता हूं मैं, Na प्लस के बगल में Cl माइनस, Na प्लस के बगल में Cl माइनस। तो सभी के सभी चार्ज पार्टिकल हैं। तो मेरे को पता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है कि कितने चार्ज पार्टिकल उस डायरेक्शन में आ रहे हैं।
जितने ज्यादा चार्ज पार्टिकल आएंगे कंडक्टिविटी क्या आएंगी उतने ज्यादा आएंगी, और जितने कम चार्ज पार्टिकल आएंगे कंडक्टिविटी क्या आएंगी उतनी कम आएंगी। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ए से बी में और सी से डी में क्या आएंगी सेम, लेकिन उसकी वैल्यू रहेंगी कम। लेकिन वही अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखूँ ई से एफ में और जी से एच में क्या रहेंगी सेम, लेकिन इन दोनों की वैल्यू क्या रहेंगी अलग रहेंगी, किसके मुकाबले ए बी और सी डी के मुकाबले। ए बी सी डी में क्या रहेंगी कंडक्टिविटी कम रहेंगी, लेकिन वही अगर मैं देखूंगा डायरेक्शन में किस में ई एफ और जी एच में कंडक्टिविटी क्या रहेंगी तुम्हारी ज्यादा रहेंगी। तो मैं आराम से बोल सकता हूँ। हाँ एक मिनट। नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है, उसकी अलग अलग डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएंगी अलग अलग आएंगी। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलता हूं मैं अनआइसोट्रॉपिक। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अगर एक ही प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग अलग आएंगी तो उसी चीज को बोलता हूं मैं अनआइसोट्रॉपिक। मतलब क्या है ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। तो क्या रहेंगी द डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इज नोन एज अनआइसोट्रॉपिक। और जो अलग अलग डायरेक्शन में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर सेम आएंगी तो उसे क्या बोलूंगा मैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलूंगा आइसोट्रॉपिक। तो इधर में देखते हैं, इधर में देखो, इधर में देखो, ऐसे इसमें देख लो भला। नंबर ऑफ पार्टिकल देखो बरा नियरली नियरली सेम आ रहे हैं। तो बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी भी डायरेक्शन में निकालो आंसर क्या आएगा सेम ही आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ इस सॉलिड के लिए अलग अलग डायरेक्शन में जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू क्या आएंगी सेम आएंगी। तो ऐसे सॉलिड को क्या बोलता हूं मैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या बोलता हूँ आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो मैं बोल सकता हूँ एमरफस सॉलिड आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेंगी सेम ही रहेंगी, लेकिन आइसोट्रॉपिक में मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या रहेंगी अलग अलग डायरेक्शन में जो भी प्रॉपर्टी है तुम्हारी वो क्या आएंगी अलग अलग आने वाली है। मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आएंगी, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हर एक डायरेक्शन में क्या आएंगी सेम ही आएंगी। तो ये क्या रहेगा आइसोट्रॉपिक टाइप का रहेगा और ये क्या रहेगा अनआइसोट्रॉपिक। तो लिख लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। आपकी कॉपी में ये डायग्राम बना के दी है अच्छे से, पहला ही पेज देखना टेक्स्ट बुक का सॉलिड स्टेट चैप्टर का दिख जाएगा। तो यहां लिख सकता हूं मैं तो ये क्या रहेगा क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या रहेंगे तुम्हारे अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या रहेंगे अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। और ये क्या रहेंगे तुम्हारे आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या रहेगा तो अनआइसोट्रॉपिक का मतलब क्या रहेगा हैव डिफरेंट वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे क्या रहेगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दूसरा क्या रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सेट्रा have different values of physical properties in different direction। आई बात समझ में। मतलब क्या रहेंगी इन सॉलिड के अंदर में जो भी तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया उसकी प्रॉपर्टी क्या आ रही है अलग अलग आ रही है अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन इसके केस में क्या आ रही है सेम आ रही है। तो ये रहेंगे आइसोट्रॉपिक इन नेचर और वो क्या रहेंगे अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। आई बात समझ में। अब देखो अगर ये 2 मार्क ले आया तो कैसे कैसे लिखना है पहले डेफिनेशन, फिर बाद में क्या आएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट वाला पॉइंट आएगा, बाद में क्या रहेगा अनआइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक आएगा, और सबसे एंडिंग में लिखना है एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल वहीं पे लिखा है ताकि मैं चीजें समझा सकूं डिटेल में। अब आपको चीजें समझ में आ गई आपको आंसर लिखना है तो उस समय कैसे लिखेंगे अपन उस तरीके से लिखें। अगर 3 मार्क ले आया
तो कुछ नहीं करना, डिस्टिंग्विश में डायग्राम भी बना देना, खत्म। क्या बना लेना है? डायग्राम। अगर 2 मार्क ले आए तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन, मेल्टिंग पॉइंट, आइसोट्रॉपिक, अनआइसोट्रॉपिक, और चौथा पॉइंट क्या आएगा तुम्हारा? एग्जाम्पल। ठीक है ना? 3 मार्क ले आया तो क्या बनाना है तुमको? डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। क्लीवेज प्रॉपर्टी पता है क्या क्या होती है? क्लीवेज प्रॉपर्टी। पनीर है, पनीर। नहीं समझेगा, बताता बाद में। आई बात समझ में? इसके डेफिनेशन तो नहीं लिखाना पड़ेगा ना। द फिजिकल प्रॉपर्टीज हैव इक्वल वैल्यूज इन ऑल द डायरेक्शन। वही क्या रहेगा? आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो 2 मार्क लिए कैसा लिखना है वो भी बता दिया, 3 मार्क लिए कैसा लिखना है वो भी बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं अपन ने क्या बोले थे। एमरफस सॉलिड को अपन ने क्या बोले थे? सूडो सॉलिड बोले थे। या क्या बोले थे? सुपर कूल्ड लिक्विड बोले थे। क्या बोले थे? सुपर कूल्ड लिक्विड। तो एक चीज बताओ, जब आप ग्लास बना रहे हो तो ग्लास बनाते कैसे अपन? वाई amorphous solid is known as supercooled liquid? इन्हें सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं? बताओ। ये एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन में दिया हुआ सवाल है। तो ये आपको उसके एमएससी सीटी के इसमें पूछ सकता है कि क्यों बोलते हैं करके, बताओ। देखो, क्या नमक के पार्टिकल की टेंडेंसी होती है फ्लो होने की? नमक के पार्टिकल की। ग्लास है ना, ग्लास। ग्लास बोलो, प्लास्टिक बोलो, अगर मैं इन्हें मेल्ट करता हूं तो क्या होता है? क्या मैं नमक को किसी साँचे में रख सकता हूँ कन्वर्ट कर करके? नमक को मेल्ट किया और उसको एक साँचे में रख दिया मैंने, क्या मैं कर सकता हूँ ऐसा? बताओ, कर सकते हैं क्या? लेकिन मैं अब बोल सकता हूँ ना, मैं ग्लास की मदद से किसी भी डिजाइन वाला ग्लास बना सकता हूँ। है कि नहीं है? मतलब वो लिक्विड ही है ना, मैंने उसको ठंडा करके रख दिया एक टेम्परेचर पे। है कि नहीं है? और ये देखा कहाँ गया? जैसे जो अपने राजा महाराजा के जो समय की कहानी है, राजा महाराजा ने जो खिड़कियां बनाई थी, कांच की खिड़कियां मान लेता हूं मैं, तो वो जो कांच की खिड़कियां है ना, उसको आप नीचे में देखोगे, नीचे में, तो नीचे में एक थप्पी लग जाती है, मोटी परत रहती है, और ऊपर में से जो परत रहती है ना, वो एकदम पतली हो जाती है थोड़ी सी। तो वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो लिक्विड था तुम्हारा, वो फ्लो कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर ऐसा था कि वो बहुत ज्यादा फ्लो नहीं कर सकता था। उसका फ्लो क्या था? बहुत ज्यादा स्लो था तुम्हारा। तो इसलिए मैं एमरफस सॉलिड को क्या बोलता हूँ? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? सुपर कूल्ड लिक्विड। ये सॉलिड नहीं है एक्चुअल में, ये क्या है? लिक्विड है, लेकिन हमने उसको ठंडा करके रखा है। कैसा रखा है? ठंडा करके रखा है, ताकि वो बहुत ज्यादा फ्लो ना हो। अब सडनली टेम्परेचर बढ़ने दो, वो मेल्ट होना चालू हो जाता है कि नहीं है? कांच देख लो, किसी भी कांच को टेम्परेचर बढ़ाओ, कांच मेल्ट नहीं होता है क्या? कांच टूटता है या मेल्ट होता है? ऑब्वियसली क्या होता है? मेल्ट होता है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? एमरफस सॉलिड को क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर कोल्ड लिक्विड। उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप अगर पुराने जमाने की अगर आप खिड़कियां देखोगे, 100 साल पहले की खिड़कियां, तो उस खिड़की को देखना, कांच की खिड़की को, ऊपर में परत थोड़ी सी पतली दिखेंगी, तो नीचे में एक थप्पी दिखेंगे आपको। वो थप्पी की हुई कि वो जो लिक्विड है वो फ्लो करते हुए कहाँ आ गया? नीचे तक आ गया, तो वहां पे आके बैठ गया बराबर। अब उससे नीचे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो यहां से पता चलता है कि ये जो होते हैं हमारे पास सॉलिड, मतलब ग्लास वगैरह, दे आर नथिंग बट द सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ऐसे लिक्विड जिनको मैंने बहुत ज्यादा ठंडा करके रखा हुआ था। तो लिख लो, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। These solids have
टेंडेंसी टू फ्लो, लेकिन ये बहुत तेजी से फ्लो होते हैं क्या? नहीं, वेरी वेरी स्लो। इसलिए हमें कैसे दिख रहे हैं? लाइक लिक्विड्स। ठीक है ना? तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, जो एमरफोस सॉलिड है उसे क्या बोलते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। तो एक और पॉइंट आप दे सकते हो, एमरफोस सॉलिड आर सुपर कूल्ड लिक्विड बट क्रिस्टलाइन सॉलिड आर प्योर सॉलिड। वो लिक्विड वगैरह है क्या? नहीं है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब वो किस किस चीज से मिलके बना है उसके बेसिस पे है। इसमें मेटेलिक सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड है, और मॉलिक्यूलर सॉलिड है। फिर देखेंगे ब्रेवियस लैटिस, सेवन क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, कुछ नहीं है अभी, डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या देखते हैं। अब देखो ये जो टाइप करेंगे किसके बेसिस पे करेंगे, किस टाइप के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, साथ ही साथ में उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किस टाइप के प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई करा है। कितने टाइप में? एक है तुम्हारा मेटेलिक सॉलिड, क्या है? मेटेलिक सॉलिड, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? सिर्फ मेटल के रहेंगे। ठीक है। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्या है? मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? मॉलिक्यूल्स है। क्या है? मॉलिक्यूल्स। एक है तुम्हारा कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड, क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड, मतलब ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसा है? जस्ट लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर, जाल बिछा हुआ है पूरा का पूरा, घिर के बैठे एक में को। ठीक है ना? तो वो रहेंगे कोवेलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड। और एक चौथा रहेगा आयोनिक सॉलिड, क्या रहेगा? आयोनिक सॉलिड, मतलब जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? आयंस। क्या रहेंगे? आयंस। मेटालिक सॉलिड में वो किससे मिलके बना रहेगा? मेटल से मिलके बना रहेगा। मॉलिक्यूलर सॉलिड में किससे मिलके बना रहेगा? मॉलिक्यूल से मिलके बना रहेगा। कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड में किससे बना रहेगा? वो भी किसी न किसी मॉलिक्यूल या एटम से बना होगा, लेकिन उसके अंदर जो बॉन्डिंग है कौन सी है? कोवैलेंट बॉन्डिंग है। साथ ही साथ में कोवैलेंट बॉन्डिंग कैसे एक्सटेंसिव है कि पूरा नेटवर्क बिछ गया है, पूरा जाल बन गया है। और आयनिक सॉलिड के अंदर क्या रहेंगे? तुम्हारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस रहेंगे। क्या रहेंगे? आयंस। ठीक है। तो अब देखते हैं एक एक चीज को डिटेल में। मेटेलिक सॉलिड, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड, और आयनिक सॉलिड। कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आता है डायमंड, ग्राफाइट, फुलेलिन, सिलिकॉन कार्बाइड, सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, चलिए आगे। लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो पहले देखते हैं मेटेलिक सॉलिड, क्या देखते हैं? मेटेलिक सॉलिड। क्या देखते हैं? मेटेलिक सॉलिड। अब बताओ मेटेलिक सॉलिड में क्या रहेगा तुम्हारा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? मेटल्स। सिल्वर सिल्वर के आइटम हो सकते हैं, सोडियम सोडियम के आइटम हो सकते हैं, आयरन आयरन के आइटम हो सकते हैं, कैल्शियम कैल्शियम के आइटम हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम क्या रहेगा? सॉलिड। आयरन भी क्या रहेगा? सॉलिड। सोडियम भी क्या रहेगा? सॉलिड। तो बोल सकता हूँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स। पार्टिकल्स आर एटम्स ऑफ मेटल, क्या रहेंगे? सभी के सभी मेटल के एटम रहेंगे।
तो इन मेटल मेटल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग रहेंगी, मेटेलिक बॉन्डिंग रहेंगी। तो बोल सकता हूं मेटेलिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। रहेगी नहीं है तो देखो बरा कैसे रहेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग। एक बार देख लेते स्ट्रक्चर। ये एक मेटल है, दूसरा मेटल, तीसरा मेटल, चौथा मेटल, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12, 13, 14। ये मेटल का एटम है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं सोडियम है, किसका है, सोडियम। तो मेरे को बताए सोडियम रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, इतनी एनर्जी तो रखता है अपने पास में कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहता है बाहर का, वो इजीली निकाल सकता है वो। तो Na कैसे रहेगा, Na प्लस में रहेगा, और उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा उसके बाजू में रहेगा। ये भी क्या रहेगा, Na प्लस में रहेगा, ये भी Na प्लस में रहेगा, Na प्लस में, ये भी किस में रहेगा, Na प्लस में। और इसके अगल बगल में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन 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 एंड इलेक्ट्रॉन। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेंगे इसके अंदर में, बहुत ज्यादा रहेगा। रहे क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, बहुत ज्यादा रहेंगे तुम्हारे। तो बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रहेंगे, और ये क्या रहेगा, Na प्लस। और इसी Na प्लस को क्या बोलता हूं मैं, कर्नल। क्या बोलता हूं, कर्नल। क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन पे कंट्रोल किसका रहेगा, कर्नल का रहेगा। और किसका रहेगा, कर्नल। और कर्नल क्या होता है तुम्हारा, मेटल का न्यूक्लियस भी बोल सकते हो तुम। क्या है, अभी Na प्लस है मतलब क्या हुआ है, वही तो है ना न्यूक्लियस, वही तो कंट्रोल कर रहा है। तो मेटल का एटम आफ्टर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, ये भी बोल सकते हो, या मेटल न्यूक्लियस बोल दो, ज्यादा बेटर रहेगा। मेटल का न्यूक्लियस है। और इस मेटल के अंदर क्या रहेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है कि नहीं। अब देखो मेटेलिक बॉन्डिंग कैसे रहेंगी, ये Na प्लस भी इस इलेक्ट्रॉन को, इसकी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन है, इधर ध्यान दो, ये Na प्लस है, ये इनके बीच में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये Na प्लस इसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भिड़ा होगा, और ये Na प्लस इसके साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होगा। मतलब ये दोनों के दोनों अट्रैक्टेड है किसकी मदद से, एक इलेक्ट्रॉन की मदद से। और ऐसे ही इसके अंदर क्या है तुम्हारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, आराम से इधर इधर से उधर मूवमेंट कर सकते हैं, किसी को तकलीफ है क्या, नहीं। इसलिए तो ये क्या रहते हैं, गुड कंडक्टर रहता है ना मेटल। क्योंकि क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और ये जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं इसे क्या बोलते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। समुंदर है क्या, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का। क्या बोलते हैं, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। समुंदर है पूरा किसका, मोबाइल इलेक्ट्रॉन का। और इस कारण से जो मेटालिक सॉलिड रहेंगे दे आर शोइंग कंडक्टिविटी। क्यों शो कर रहे हैं, इसी कारण शो कर रहे हैं ना। देखो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव प्लेट लेके आ गया, तो ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेंगी, तुरंत यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खा लेंगी। तो इसके पास में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को खा लेगा, तो पहले ओवरऑल ये न्यूट्रल था, अब एक इलेक्ट्रॉन खाया तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर में जो निगेटिव प्लेट है वहां से तुरंत ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है बात बरोबर। अब इधर के निगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन लिया मतलब क्या हो गया, ये कंडक्टर हो गया ना। अच्छा, अरे हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये कंडक्टर क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन। कि जैसे प्लेट आई तुरंत अट्रैक्ट होकर उधर चले गया तुम्हारा, है बात बरोबर। तो मैं बोल सकता हूँ क्या रहेंगे, मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट भी कंडक्ट करते हैं और क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। और इस मेटेलिक सॉलिड में जो मेटल का कर्नल रहेगा वो कौन रहता है, मेटल का न्यूक्लियस। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसे क्या बोलता हूं मैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोलता हूं। और इसने इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे उससे बोलूंगा समुंदर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते, नहीं तो मोटाइल इलेक्ट्रॉन बोलते, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अरे मोबाइल घूम सकता ना तुम्हारे साथ में, बस वैसी कहानी है। अब बताओ ये हार्ड रहेगा कि नहीं रहेगा, ऑब्वियसली हार्ड रहेगा, मेटल हार्ड होते हैं ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा इसका, ठीक ठाक आएगा, लेकिन डायमंड के बराबर आएगा क्या, नहीं। तो बोल सकता हूँ मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट, मॉडरेट टू हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, साथ ही साथ में क्या रहेगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सी बॉन्डिंग रहेंगी, मेटालिक बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। और क्या रहेगा तुम्हारा, हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, मॉडरेट टू हाई, मतलब एकदम कम भी नहीं रहेगा, ठीक ठाक रहेगा या बहुत ज्यादा रहेगा। हार्डनेस भी अच्छी रहेंगी, तो लिख सकता हूं मैं मॉडरेट टू हाई हार्डनेस।
क्योंकि देखो ना, सोडियम क्या होता है, हार्ड होता है क्या? नहीं। जिंक, जिंक हार्ड होता है क्या? नहीं, जिंक को ऐसे तोड़ सकते हो तुम। अब लोहा देखो बरा, लोहे को तोड़ सकते हो क्या ऐसे? नहीं तोड़ सकते, तुम टूट जाओगे। प्लेटिनम को तोड़ सकते हो क्या ऐसे? सोने को? अरे सोना तो ऐसे ऐसे करके टूट जाता, बोलना सर। आजा। कैसी है धूप बाहर? आज नहीं है धूप? चलो अच्छी बात है, आज धूप नहीं है तो। आई बात समझ में? तो कहाँ तक पढ़ लिया अपन ने? मेटेलिक सॉलिड। कहाँ तक पढ़ लिए? मेटेलिक सॉलिड। अब इसके बाद में क्या देखते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या रहेंगे तुम्हारे? मॉलिक्यूल रहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब मॉलिक्यूल तीन टाइप के रहते हैं, पोलर, नॉन पोलर और पार्शियली पोलर। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और उसके बाद में आता है कोवैलेंटली बॉन्डेड नेटवर्क सॉलिड। वो भी एक टाइप ही है किसका? मॉलिक्यूलर सॉलिड का। और सबसे एंडिंग में आता है आयोनिक सॉलिड। और ये सब तुमको थ्योरी में दिया है स्टार्टिंग में चैप्टर के, इसलिए मैं ये पोर्शन एंडिंग में लेता हूँ, कोई मतलब नहीं स्टार्टिंग में लेके, जहरीली चीजें एंडिंग में। वैसे मेरे पास में पूरा लिख के है।